हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार में। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस, जिसे हिंदी में राजनीतिक शास्त्र कहते हैं, जिसमें टॉप 10 MVBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। यह सेट 2 है और सेट 1 नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट या यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से जाके देख लीजिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन हम लाए हैं जो बोर्ड परीक्षा में बार बार आने वाला प्रश्न है। और ये प्रश्न आप सोच रहे हैं कि सर गलत बता रहे हैं, और सेट 2 हो गया। देखिए सेट 1 और सेट 2 देख लीजिए और आप क्वेश्चन बैंक खोलिए। अगर आप 4 या 5 क्वेश्चन इसमें से 2 सेट में से नहीं आया ना, तो आप हमारे वीडियो देखना बंद कर दीजिएगा, ठीक है। 4 या 5 क्वेश्चन करे आएगा तो आएगा जरूर, खाली 2 सेट देख लीजिए, तब क्वेश्चन बैंक खोल के देखिए और सोच लीजिए जब सेट 1 करवाए तो हो गया, और 10 के 10 अगर सेट कर लिए तो 100 क्वेश्चन हुआ। 100 क्वेश्चन अगर पूरा के पूरा अगर याद कर लिए तो हम यही करें कि आपका एग्जाम यूं ही पार हो जाएगा, ठीक है। तो हम यही कहेंगे कि आप शेयर कर दीजिए और नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो हम लाते रहते हैं, जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है। हम यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 10 क्वेश्चन हम करवा दिए थे, और सेट 2 हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और सेट 1 नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, ठीक है। और देखिए यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट, मतलब 11 नंबर से, या तो मानिए 1 नंबर से, मानिए दोनों में से कोनो चीज़ मान सकते हैं। चलिए यहाँ से देखिए क्या करा है कि संयुक्त राष्ट्र, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए यहाँ से हम रेड कलर ले लिया है। 11 नंबर में कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य की विवेचना कीजिए। अभी जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसके बारे में क्या कहना है, विवेचना उद्देश्य के बारे में, इसका क्या उद्देश्य था, क्या लक्ष्य था, ये सब बारे में बताना है। तो उत्तर देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के निम्नलिखित उद्देश्य थे। अब जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका क्या था, निम्नलिखित उद्देश्य था। जैसे में उत्तर देखिए, उत्तर है और देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखें। मतलब इसका हुआ कि शांति और सुरक्षा, जैसे कोई देश है यहाँ पर जो झगड़ा उगड़ा होता है उसको क्या करना है, शांति बनाए रखना है। प्लस में आपको जो सुरक्षा हो गया, कोई देश हमारे पर आक्रमण नहीं कर पाए उसके लिए क्या करना, कुछ न कुछ सुरक्षा व्यवस्था किया जाए, ये हो गया। भिन्न भिन्न राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का बढ़ावा दें। मैत्रीपूर्ण का होता है मित्रता, ठीक है, मित्रता के संबंध, जैसे भारत, पाकिस्तान, चीन, ये सब क्या हो गया, पाकिस्तान तो खैर नहीं होगा, चीन भी नहीं, मतलब मान लीजिए कोई देश हो गया, ब्रिटेन, रूस, ये सब देश हो गया क्या, इसको क्या मित्रता के रूप में होना चाहिए, ना कि दूसरे रूप में, ठीक है, समझ रहे हैं, बहुत बढ़िया। और ये देखिए अब 3 नंबर लाइन का रहा है कि आपसी सहयोग द्वारा आर्थिक मतलब इकोनॉमिक्स, सामाजिक मतलब सोसाइटी, संस्कृति मतलब कल्चर, मानवीय मतलब ह्यूमन, दंगा की अंतर्राष्ट्रीय समस्या को हल करना। मतलब इतने जो चीज़ है, आर्थिक मतलब इकोनॉमिक्स मतलब बोलते हैं, जो पैसा वैसा हो गया उसके, सामाजिक जो हमारे भेदभाव है, और सांस्कृतिक, ये सब हमारे कल्चर उल्चर रहना चाहिए, उसको हल करना चाहिए। और देखिए ऊपर दिए गए हितों की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न राष्ट्रों की कार्यवाही में तालमेल करना, यही कहलाता है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कितना अच्छा टॉपिक बात दिया है। देखिए एक टॉपिक में जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ की विवेचना करना है तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4 टॉपिक दे दिए। अब 2 नंबर या इसमें कोई नहीं रोकेगा, किसी का क्या कहें, कोई भी नहीं रोक सकता, इतना अगर लिख दीजिएगा तो। और हम ये कहते हैं क्वेश्चन ये MVBI मान लीजिए बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, और आप नहीं विश्वास से तो या क्वेश्चन बैंक खोल के देखिए, ये क्वेश्चन आपको पहले ही मिलेगा, 5 नंबर में मिलेगा, ठीक है। चलिए यहाँ से हम 1 नंबर से स्टार्ट 12 नंबर से स्टार्ट करते हैं। और 12 नंबर में कहा जा रहा है, थोड़ा सा रुक जाइए, अब इसमें कहा जा रहा है कि 12 नंबर में कि पंचायती राज्य में सरपंच की शक्ति की व्याख्या करें। अब देखिए जहाँ पर पंचायत होगी, ठीक है, ग्राम पंचायत आपसे बोलते हैं कि आपका पंचायत कहाँ हो गया, वहाँ पर सरपंच होते हैं, वहाँ पर उसकी शक्तियाँ का व्याख्या करना है। देखिए सरपंच जो है ना, मुखिया और सरपंच दोनों का पद एक ही प्रकार होता है, लेकिन सरपंच अलग हो गया, मुखिया अलग हो गया, लेकिन इलेक्शन जब होता है तो दोनों का एक ही सेम होता है, ठीक है। चलिए यहाँ से उत्तर देखिए, और कह रहा भारत में स्थानीय स्वशासन के लिए गांव स्तर पर विविधता संस्था ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। क्या होता है, विविधता संस्था ग्राम पंचायत का प्रधान होता है, ठीक है। चलिए अब देख सरपंच की शक्तियाँ, जो सरपंच है उनकी शक्तियाँ क्या है, देखिए आप क्या कहा जा रहा है, सॉरी यहाँ पर कुछ और लिखा ना, क्या गांव में कोई विवाद, यहाँ पर कोई होना चाहिए, गांव में कोई विवाद होता है तो सरपंच स्वयं या अन्य पंचों के साथ मिलकर पहले की वास्तविकता की जांच करते हैं। मान लीजिए कोई गांव में घटना हुआ, कोई लड़का और लड़की कहीं चले गए, या मान लीजिए कोई घर में चोरी उरी करके कोई भाग गया, वही समझिए कुछ, वास्तविकता की जाँच करते हैं और सुलझ समझ कर प्रयास करते हैं। समझौता न होने की हालत में मामले की सुनवाई के लिए न्यायालय का गठन किया जाता है। न्यायालय का गठन किया जाता है मतलब ये सरपंच के हाथ में नहीं, अगर मतलब नहीं सुलझे ये बात, अगर बड़ा हो गया तो ये समझने वाला बात नहीं है, मतलब सरपंच के बस के बात नहीं है, तो क्या करता है, न्यायालय के पास भेज देता है, जिसमें वादी और प्रतिवादी को एक
पंच मनोनीत करने की को कहा जाता है। ठीक है, मनोनीत कहा जाता है। सरपंच स्वयं 2 पंचों को मनोनीत करते हैं। सरपंच सहित 5 पंच द्वारा गठित न्यायपीठ में कम से कम 1 महिला पंच होना जरूरी है। मान लीजिए अगर महिला का कहीं हो गया तो मतलब महिले में बात है तो महिला का होना जरूरी है। मान लीजिए पुरुष तो रहेगा तो अलग बात है, लेकिन महिला भी होना जरूरी है। ग्राम कचहरी के न्यायपीठ को 10,000 रुपये की राशि तक की मुकदमे सुनवाई का अधिकार है। आपसी विवाद के छोटे छोटे मामले में भी ग्राम कचहरी के सामने रखे जा सकते हैं। मान लीजिए कोई आदमी गलत काम कर रहे हैं तो उसके लिए क्या 10,000 तक क्या हो सकता है, 10,000 तक जुर्माना दिया जा सकता है। मतलब कोई भी आदमी अगर किसी घर में मतलब कोई कुछ विवाद हो रहा है तो उसमें क्या कर सकता है, जैसे मान लीजिए कि अगर आप अपने गांव में हैं, अगर आप कमज़ोर पार्टी है और आपको कोई बरवार पार्टी आपको मारता है खूबे, तो देहात कहीं फोड़ फाड़ देता है, तो आप क्या करेगा, सरपंच आकर क्या करेगा, आपको मतलब इसको न्याय दिलाएगा, तब क्या करेगा 10,000 तक वो जुर्माना ठोक सकता है उस पर। लेकिन अभी तो फिलहाल कुछ बढ़ गया होगा, लेकिन ये लिख लीजिएगा तो आपको कितना 5 नंबर तक कोई नहीं रोकेगा। इतना लिख लीजिए तो 5 नंबर मिल जाएगा। और कॉपी में हम यही कहेंगे कि कॉपी में नोट करते चलिए। देखिए जी, बिना पढ़े आपका कभी भी बढ़िया नंबर नहीं आ सकता, बिना पढ़े हुए। सोचिएगा कि हाँ हो गया, देख लेते हैं, तब कभी नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ पर देख रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं, मान लीजिए हम 100 क्वेश्चन कराए और दूसरे चैनल पर भी होगा तो 20 क्वेश्चन होगा, 120 या 40, तो ज़्यादा पढ़ लीजिएगा तो और अच्छा रहेगा। तो कितना पूरा 200 क्वेश्चन हो जाएगा। 100 क्वेश्चन अगर पढ़ लिए ढंग से तो ये क्वेश्चन है कि आना है तो आना, आपका कोई नहीं रोक सकता अच्छा खासा नंबर लाने से। 13 नंबर में समझिए, 2 ध्रुवीय विश्व की समाप्ति के बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाले। अब देखिए, दो ध्रुवीय विश्व की समाप्ति के बाद, मतलब 2 ध्रुवीय, और इसके बारे में उत्तर देना है। देखिए, 2 ध्रुवीय विश्व की समाप्ति के बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन की कोई महत्व नहीं था। मतलब जब 2 ध्रुवीय विश्व की जो समाप्ति हुआ ना, उसके बाद क्या हुआ, गुट निरपेक्ष आंदोलन की कोई महत्व नहीं था, क्योंकि दोनों गुट के सैनिक समाप्त हो गए थे। अब पहले पता है कि आपको USA और USSR कि दोनों देश का क्या हुआ, ये दोनों देश का सेना खत्म हो गया। ठीक है, समझ गए। हालांकि गुट निरपेक्ष का उद्देश्य विश्व में शांति, सुरक्षा व सहयोग निश्चित करना था। मतलब जो गुट निरपेक्ष का जो इसका स्थापना किया गया था, किस लिए, शांति के लिए, सुरक्षा के लिए व सहयोग के लिए किया गया था। ठीक है, और जब तक यह व्यवस्था लागू नहीं होगा तब तक इस आंदोलन की कोई भूमिका नहीं होगी, और इसकी जब लागू नहीं होगा तो इसका कोई भूमिका नहीं होगा। आपको समझ में आ गया। और ये मेरे ख्याल से बहुत बार नहीं पूछा गया, लेकिन ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट VVI मान लीजिए, और ये मेरे ख्याल से ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट नहीं है, और याद कर लेंगे तो अच्छा ही रहेगा। लेकिन ये क्वेश्चन आपको आने का चांस है। ठीक है, जन लोकतंत्र क्या है, तो उत्तर देखिए, शीतयुद्ध के दौरान पूर्वी यूरोप के कुछ देश जैसे पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया ने कम्युनिस्ट के साथ मिलकर मिले जुले मंत्रिपरिषद में अपना दबदबा कर लिया, उसे ही जन लोकतंत्र कहते हैं। अब देखिए, जन लोकतंत्र में हो गया आपके, जैसे शीतयुद्ध के दौरान जब शीतयुद्ध हुआ था, ये तो आपको पता है कि 1945 से लेकर 1991 तक चला था, जिससे पूर्वी यूरोप के कुछ देश जैसे पोलैंड हो गए, चेकोस्लोवाकिया हो गए, ने क्या किया, कम्युनिस्ट में शामिल हो गया। कम्युनिस्ट मिले जुले मंत्रिपरिषद में अपना दबदबा कर लिया, मतलब दबा दिया, उसको दबदबा कर दिया। ठीक है, उसे ही जन लोकतंत्र कहते हैं। ये भी मेरे ख्याल से आपको कंफ्यूज नहीं है, डाउट नहीं होना चाहिए और क्लियर होगा। और ये सब इंपॉर्टेंट ही VVI है, मान लीजिए बहुत VVI है। और जो बोर्ड एग्जाम है जो आप दीजिएगा 2022 या 23 में एग्जाम दीजिएगा, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। हम यही कहेंगे कि याद कीजिए और नोट करते चलिए, ताकि अच्छा खासा नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सके, हम यही चाहते हैं। और इसे तो सोच लीजिए, ये भी क्वेश्चन देखिए 2015 या 14 में जो भी क्वेश्चन देखिएगा, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, अब जरूर देखेंगे जरूर। ठीक है, 15 नंबर की शॉक थेरेपी क्या है, तो उत्तर देखिए, उत्तर सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस 12वीं कष्टपूर्ण दौर से गुजर रहा था। मतलब जो है ना, सोवियत संघ का जो विघटन हो गया था उस समय, जब 1945 में, तो 1991 में किसका, सोवियत संघ का विघटन हो गया, मैं रूस 12वीं कष्टपूर्ण और दौर से गुजर रहा था। मतलब जो सोवियत संघ है बहुत गुजर रहा था, क्यों, रूस गुजर रहा था। ठीक है, अतः इसी विषय परिस्थिति में रूस तथा मध्य एशिया के गणराज्य पूर्वी यूरोप के देशों के आर्थिक विकास का मॉडल अपनाया, या जिसे शॉक थेरेपी कहा जाते हैं। मतलब उस समय जो सोवियत संघ का जो विघटन हो गया था उस समय, और उस समय क्या क्या रूस जो था ना वो बहुत कष्टपूर्ण में आ गया,
मतलब बहुत कष्टपूर्ण से गुजर रहा था कि आप कौन देखेगा मेरा, वही देख रहा था। तो इसी विषय परिस्थिति में रूस तथा मध्य एशिया, मतलब दो देश बन गया, रूस तथा मध्य एशिया के गणराज्य पूर्वी यूरोप के देशों के आर्थिक विकास का मॉडल अपनाया, या जिसे शॉक थेरेपी कहते हैं। मतलब वो रूस के बदला दूसरे किसको, पूर्वी यूरोप को अपना लिया। कौन, तो ये रूस और मध्य एशिया, सॉरी कहाँ गया, मध्य एशिया, राइट। चलिए इसे ही शॉक थेरेपी कहा जाता है। और ये भी अच्छा कैसा क्वेश्चन ये है, शायद ये 15 या 14 में से क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि कहा जा रहा है कि एक ध्रुवीय विश्व क्या है, एक ध्रुवीय विश्व क्या है। तो देखिए उत्तर देखिए, वैसी स्थिति जिसमें इसमें नहीं, ऐसे नहीं, वैसी स्थिति जिससे विश्व का एक देश इतना ताकतवर हो जाए, मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि एक ध्रुवीय मतलब एक ध्रुव का हो, मतलब कोई दूसरा देश नहीं है। जैसे मान लीजिए USA और USSR, तो USSR का अंत हो गया और बचा कौन, USA। तो ये कितना वर्ग ताकतवर हो गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ताकतवर हो गया। तो यही बोला जाए कि वैसी स्थिति जिससे विश्व का एक देश इतना ताकतवर हो जाए कि उसका मुकाबला करना असमर्थ हो जाए। मतलब किसी देश का, जैसे मान लीजिए कोई देश इतना ताकतवर हो जाएगा कि उसका क्या हुआ, मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, असमर्थ है। यह व्यवस्था 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका के नेतृत्व में आया, उसे ही एक ध्रुवीय कहते हैं। और उस समय क्या हुआ कि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो अमेरिका के हाथ में चल गया। अब ऑफकोर्स ये अमेरिका के हाथ में जाएगा, तो अमेरिका क्या सबसे शक्तिशाली देश बन गया, और है ही भी, अभी भी है ही, ठीक है। चलिए 16 नंबर एक क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया, जरूर याद कर लेंगे। चलिए कॉपी में नोट करते चलिए, हम यही कहेंगे कि दोबारा वीडियो देखकर कॉपी में नोट करते चलिएगा। चलिए 17 नंबर में कह रहा है कि वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण क्या है। उत्तर देखिए, वैश्वीकरण जिसे विश्व व्यापारीकरण भी कहते हैं, क्या कहते हैं, वैश्वीकरण जिसे विश्व व्यापारीकरण भी कहते हैं, यह एक प्रक्रिया है जिससे कोई देश अपनी अर्थव्यवस्था को संपूर्ण विश्व को अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। इस प्रक्रिया की शुरुआत 1980 के दशक में हुई थी, भारत ने 1991 में अपनाया था। वैश्वीकरण का अर्थ होता है, देखिए वैश्वीकरण जिसे विश्व व्यापार कहते हैं, क्या कहते, विश्व व्यापार, जिसे पूरा विश्व में व्यापार किया जाता है, वही है, एक देश से दूसरे देश में व्यापार किया जाता है। यह एक प्रक्रिया है, क्या एक प्रक्रिया है जिससे कोई देश अपनी अर्थव्यवस्था को संपूर्ण विश्व को अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ने का प्रयास करता है। मान लीजिए कोई देश है, ये भारत हो गया, ये चीन हो गया, ठीक है, और ये क्या विश्व व्यापार ही कहलाता है। तो ये दोनों देश की क्या है, जोड़ने की प्रक्रिया कर रहा है, क्या कर रहा है, जोड़ने की प्रक्रिया अपनी अर्थव्यवस्था को, कि इतना शक्ति, इसके पास इतना पैसा है, इसके पास इतना, तो हम जोड़ देंगे कितना अच्छा होगा, तो यही कहा जा रहा है। और इसकी शुरुआत जो हुआ था 1980 में हुआ, और भारत ने क्या 1991 में इसे अपनाया था, राइट। चलिए बहुत बढ़िया। अब वैश्वीकरण के लाभ क्या हुआ, देखिए वैश्वीकरण के कौन कौन से लाभ है, तो उत्तर देखिए, वैश्वीकरण के निम्नलिखित लाभ हुए जिसमें पूंजी के प्रवाह में वृद्धि हुई। अब मान लीजिए एक पूंजी है, एक पूंजी यहाँ, एक पूंजी यहाँ, और दोनों पूंजी मिलेगा तो क्या होगा, पूंजी का वृद्धि होगा, राइट। ये तो ऑफकोर्स पड़े। तकनीक का आदान प्रदान हुआ, मतलब जैसे मान लीजिए इसके पास बम है, इसके पास बम नहीं है, तो इसके पास थोड़ा सा बम पे जाएगा, इसके पास हथियार नहीं है, इसके पास हथियार है, तो इसके पास पे, तो क्या होता है, आदान प्रदान हो रहा है तकनीक का, राइट। वैश्विक संबंध में सुधार हो रहा है, वैश्वीकरण में जो सुधार हो रहा है, विकासशील देश को विकास में गति आई, मतलब जो विकसित देश है, विकासशील देश पहले से है, तो उसको विकास में क्या है, गति आ जाएगा, दोनों देश मिलेगा तो गति आ जाएगा। देशों के बीच दरिया घाटी हुई, मतलब जो देश के बीच है उसके बीच क्या हुआ, दरार उरार सब टूटा बंद हो गया। और मानव में तकनीकी कुशलता का विकास हुआ, और मानव में भी विकास करना होना स्टार्ट हो गया, राइट। यहाँ तक को मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा, और हम यही कहेंगे कि ये आप ज़रूर याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन बहुत भी आया और अच्छा खासा क्वेश्चन भी है। देखिए योजना आयोग पर टिप्पणी लिखिए, योजना आयोग या नीति आयोग, और दोनों में से कुछ हो रहा है, नीति आयोग या योजना आयोग, दोनों में से कोई भी प्रश्न रहेगा आप जरूर याद कर लेंगे। योजना आयोग गैर संवैधानिक व सलाहकारी संगठन क्या है, योजना कौन सा संगठन है, तो गैर संवैधानिक, ठीक है, सलाहकार संगठन। इसका प्रस्ताव 15 मार्च 1950 को किया गया था, कब किया था, 15 मार्च 1950 को किया गया था, तथा इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अभी प्रधानमंत्री कौन है, तो आपसे कमेंट करिए कौन से है, चलिए जल्दी कमेंट करिए कौन सा अध्यक्ष है। अभी भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो सभी को पता है कि कौन है, तो नरेंद्र मोदी, जिसमें
जिसमें 8 अध्यक्ष होते। कितने होते? 8 अध्यक्ष। इसके सबसे पहले अध्यक्ष पंडित नेहरू था अंतिम नरेंद्र मोदी है। जैसे पहले थे, सबसे पहले जो पंडित नेहरू थे, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जानते हैं कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री है, और अंतिम जो है नरेंद्र मोदी है। और पहली महिला इंदिरा गांधी। कौन है पहली महिला? कौन है? तो इंदिरा गांधी है। और सबसे पहले इंदिरा गांधी के बारे में बता दें कि इंदिरा गांधी एक ऐसी लेडीज़ है, मतलब महिला है, जिन्होंने भारत के विकास के लिए बहुत कुछ किया है। हम यही कहेंगे कि इंदिरा गांधी जैसा कोई नेता अभी तक नहीं बन पाया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी नहीं है, ऐसा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जैसा अभी तक कोई नहीं बन पाया, राइट। इतना रिकॉर्ड टूट गया है इंदिरा गांधी के बारे में। और इस संस्था को 1 जनवरी 1950 को 2015 को समाप्त करके नीति आयोग की स्थापना की। और इसे क्या किया नरेंद्र मोदी? इसे 1 जनवरी 1915 को क्या किया? उसे बदल कर नीति आयोग कर दिया गया, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि योजना आयोग को कब बदल दिया गया था? तो 1 जनवरी 1915 को, राइट। और किसने बदला? तो प्रधानमंत्री। ऐसे नाम क्या रखते? नीति आयोग रख दिया था। और ये आपके लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। और 20 के बाद कुछ और डायलॉग सुन लीजिएगा, थोड़ा सा समझ लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। कि डायलॉग नहीं समझिए, डायलॉग बोला गया, डायलॉग नहीं है, एक तरह से आपको समझने का एक तरीका होना चाहिए, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। चलिए, भारत में विपक्षी दल के उदय के क्या कारण थे? अब विपक्षी दल के बारे में बता रहे हैं। भारत में जो विपक्षी दल है उसके बारे में। विपक्षी दल का अर्थ समझिए कि एक 10 यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है, और एक यहाँ बना है, आप उसमें खड़ा है, ठीक है, और आप किसी दूसरे पक्ष में खड़ा हो गया, विपक्षी दल कहलाता है, ठीक है। मन कर रहा है कि तो इसमें चले जाए, विपक्षी दल हो गया, ठीक है। तो यही समझिए क्या करा है कि भारत में विपक्षी दल के निम्नलिखित कारण है। सत्तारूढ़ दल की स्वच्छता चरित्र पर नियंत्रण के लिए, और संतुलित क्षेत्र के विकास के लिए, मतलब जो क्षेत्र है ना हमारा विकास नहीं हुआ, इसके कारण हम क्या करें कि आपके क्षेत्र को छोड़ रहे हैं, ठीक है। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए, जो लोक सेवा है, जो हम सब हो गए जनता लोग के, उसको क्या करना है? मजबूत बनाना है। जनता के हितों की सुरक्षा के लिए, मतलब जो जनता के हित हो जाए उसके लिए हम ये छोड़ रहे हैं विपक्षी दल का, ठीक है। और मेरे ख्याल से आपको सेट 1 जरूर देखना चाहिए। सेट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि आप ये देख लीजिएगा ना तो पक्का करें कि अगर हम यही करें कि अगर सेट 2 देख लिए पूरा, तो आप देख लिए वीडियो, आप जाके क्वेश्चन बैंक आपके पास होगा, तो क्वेश्चन बैंक जब होगा आप समझिए, सॉरी, क्वेश्चन बैंक आपके पास होगा तो आप जाके देखिए कम से कम 2020 से लेकर 2015 तक देखिएगा, तो आपको लगभग इसमें से 5 या 6 प्रश्न टकरा गया होगा, 5-6 प्रश्न टकरा गया सिर्फ 2 सेट में। और सेट 3 आन देंगे तो मज़ा आ जाएगा। तो सेट 10 जरूर कीजिए, मेरे ख्याल से आप ज़रूर सेट कीजिएगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि सेट आए तो आपको कुछ नहीं करना है, लाइक कर देना है, और हो सके तो अभी कमेंट कीजिए सर बहुत अच्छा वीडियो था या ख़राब था, ये ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और चैनल पर फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हो सके तो अभी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और PDF के लिए कुछ नहीं करना है, आपको टेलीग्राम पे जाके सर्च करना है, यही सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार, या तो हमारे इस नंबर से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सॉरी, 85 78 00 27 39 इतना पर ले सकते हैं। बाय, ठीक है।